गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप लोग की क्लास है कल्टीवेशन ऑफ बिटर गार्ड, यानी कि करेले की खेती के बारे में हम जानेंगे। इसके पहले हम पढ़े थे कल्टीवेशन ऑफ बैक्स गार्ड, जो कि पेठा की खेती थी। नेक्स्ट क्रॉप थी आपकी कल्टीवेशन ऑफ बिटर गार्ड, यानी कि करेले की खेती। तो आइए हम जानते हैं, स्टार्ट करते हैं बॉटनिकल नेम से, यानी कि वैज्ञानिक नाम से। तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है मोमोर्डिका चेरेंसिया। क्या होता है? मोमोर्डिका चेरेंसिया। मोमोर्डिका की स्पेलिंग हो जाएगी MOMORDICA। मोमोर्डिका चेरेंसिया की हो जाएगी CHARANTIA चेरेंसिया। क्या है? मोमोर्डिका चेरेंसिया, यानी कि मोमोर्डिका हो जाएगी MOMORDICA। मोमोर्डिका चेरेंसिया की हो जाएगी CHARANTIA मोमोर्डिका चेरेंसिया। अब नेक्स्ट आती है फैमिली की बात करते हैं। तो इसकी भी फैमिली कुकुरबिटेसी ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है CN, यानी कि क्रोमोसोम नंबर, यानी कि गुणसूत्र संख्या। तो इसकी गुणसूत्र संख्या क्या कितनी होती है? 2n=22। बात करते हैं ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति स्थान की, यानी कि करेले के उत्पत्ति स्थान क्या है? तो वो है अफ्रीका एंड चाइना। अफ्रीका और चीन दोनों माना जाता है इसका जन्म स्थान, ठीक। अब बात करते हैं कुछ पोषक तत्व करेले में पाए जाते हैं, जो हमारे सामने स्क्रीन पे दिए हुए हैं। इसमें एक सारणी है, एक तरफ पोषक तत्व है, एक तरफ छोटा करेला, एक तरफ लंबा करेला। यानी कि करेले दो तरह के होते हैं, एक लंबा एक छोटा। तो दोनों करेले में कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, उसकी हम बात करते हैं, देखते हैं। नमी, नमी यानी कि मॉइस्चर, नमी कितना पाया जाता है छोटे करेले में? बात करते हैं तो 83.20 ग्राम। कितना? 83.20 ग्राम। ये कितने ग्राम करेले पे होगा? ये 100 ग्राम करेले पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट आती है बात लंबा करेला की। तो इसमें मॉइस्चर कितना होता है? 94.20 ग्राम, ठीक। कितना? 94.20 ग्राम लंबे करेले में, और छोटे करेले में 83.20 ग्राम छोटे करेले में मॉइस्चर पाई जाती है। अब बात आती है नेक्स्ट प्रोटीन की। तो छोटे करेले में प्रोटीन कितना पाया जाता है? 2.10 ग्राम, और लंबे करेले में 1.6 ग्राम। यानी कि जो छोटा करेला होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। कितना? 2.10, और लंबा करेले में 1.60। अब बात आती है वसा, यानी कि फैट। फैट की बात करते हैं तो छोटे करेले में फैट 1 ग्राम पाया जाता है, और लंबा करेला में 0.20 ग्राम, ठीक। अब आती है खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ यानी कि जिसमें छोटा करेला में कितना पाया जाता है? 1.40 ग्राम, और लंबा करेला में 0.80 ग्राम, ठीक। अब आता है रेशा, यानी कि फाइबर। फाइबर की बात करते हैं तो 4.20 ग्राम छोटे करेले में फाइबर पाया जाता है, रेशा पाया जाता है, और लंबा करेला में 0.80 ग्राम रेशा पाया जाता है लंबे करेले में। अब आती बात अन्य कार्बोहाइड्रेट की। अन्य कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो 9.80 ग्राम छोटा करेला में, और बड़े करेले में, लंबे करेले में 4.20 ग्राम, ठीक। अब बात आती है कैल्शियम की। तो कैल्शियम छोटे करेले में कितना पाया जाता है? तो वो पाया जाता है 50 मिलीग्राम, यानी 50 मिलीग्राम, और लंबे करेले में 20 मिलीग्राम। अब आती बात मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम जो होता है 21 मिलीग्राम लंबा करेला में, छोटे करेले में, और लंबे करेले में 17 मिलीग्राम। कितना? 21 मिलीग्राम जो होता है पाया जाता है छोटा करेला में, और लंबे में 17 मिलीग्राम, ठीक। अब बात आती है फास्फोरस की। तो फास्फोरस जो होता है लंबा करेला में, वो लंबे करेले में पाया जाता है 70 मिलीग्राम, और छोटा करेला में पाया जाता है 14 मिलीग्राम। कितना? छोटा में 14 मिलीग्राम, और लंबा में 70 मिलीग्राम, ठीक। अब बात आती है लोहा की, कि लोहा छोटा करेला में कितना पाया जाता है? तो लोहा है 9.40 मिलीग्राम, और लंबा करेला में 1.80, यानी 1.80 मिलीग्राम लंबा करेला में क्या पाया जाता है? फास्फोरस, लोहा। और लंबा करेला में कितना पाया जाता है? 9.40 मिलीग्राम। अब इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है, और विटामिन ए भी पाया जाता है, ठीक। चलो, विटामिन ए कितना पाया जाता है? तो 96 मिलीग्राम, और लंबा करेला में 88 मिलीग्राम, ठीक। अब विटामिन ए छोटा करेला में कितना पाया जाता है? तो 210 IU, और लंबा करेला में 210 IU, यानी कि 210 IU दोनों में विटामिन ए उतना ही मात्रा में पाया जाता है, छोटा और लंबा दोनों में, ठीक। अब नेक्स्ट आती है बात क्लाइमेट की, यानी कि जलवायु। करेले की खेती के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए? तो वो गर्म एवं नम दोनों जलवायु होनी चाहिए, गर्म भी रहे और नम भी रहे, ठीक। अब बात आती है सॉइल की। तो इसके लिए मृदा कैसी चाहिए? तो इसके लिए मृदा जो होगी
वो आपकी बलुई मृदा उचित जल निकास वाली ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अब बात आती है पीएच की। तो पीएच जो होता है 6.70, 6.5 से 7.0 तक, यानी कि 6.5 से 7.0 तक इसका पीएच अच्छा माना जाता है। अब इम्प्रूव वैरायटीज की यानी कि उन्नतशील प्रजातियां की बात करते हैं मगर, तो इसमें आती है प्रिया, पूसा दो मौसमी, कल्याणपुर बारहमासी, CO1, कोयम्बटूर लॉन्ग, पूसा शंकर वन, कल्याणपुर सोना, फैजाबादी बारहमासी, पूसा विशेष, ये सारी क्या है उन्नतशील वैरायटीज हैं। फिर से देखते हैं कौन कौन सी है। प्रिया, पूसा दो मौसमी, यानी पहला क्या था पूसा दो मौसमी, प्रिया, कल्याणपुर बारहमासी, CO1, कोयम्बटूर लॉन्ग, पूसा शंकर वन, कल्याणपुर सोना, फैजाबादी बारहमासी, पूसा विशेष, ये सारी क्या है इसकी उन्नतशील प्रजातियां हैं। अब बात आती है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर की, यानी कि खाद एवं उर्वरक कितनी मात्रा में हमारे करेला की खेती में लगनी है, कितना लगता है जिससे करेले की उपज हमें अच्छी मिलती है। तो FYM पहला यानी कि गोबर की खाद की बात करते हैं तो 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमें क्या चाहिए होती गोबर की खाद। बात आती है नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास और फास्फोरस जो है दोनों ही 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्या हम बात कर रहे थे मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर यानी कि खाद एवं उर्वरक की, तो हमारी जो गोबर की खाद लगेगी वो 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और NPK 40:30:30 यानी 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगेगा नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगेगा फास्फोरस और 30 ही किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपका लगेगा पोटास। ये सारी खाद हो गई। अब बात आती है सोइंग टाइम की, यानी कि इसके बोने का समय क्या होता है। तो इसके बोने का समय जो है आपका ग्रीष्म ऋतु की बात करें यानी कि गर्मी की बात करें तो फरवरी से मार्च में, और वर्षा ऋतु की बात करें तो जून जुलाई में, और पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो मार्च से जून में इसकी 3 बार खेती आराम से की जा सकती है। ठीक है, गर्मियों में कब जो गर्मी की फसल तैयार होगी वो कब उसकी बुआई करेंगे हम फरवरी से मार्च में बुआई करेंगे तो करेले तैयार हमारा गर्मी में करेला तैयार हो जाएगा। और वर्षा ऋतु की बात करें तो वो हमारा जो है जून जुलाई में इसकी खेती करेंगे जो हमारी बारिश में तैयार हो जाएगी करेला। अब पहाड़ी क्षेत्र में मार्च से लेकर जून तक करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में करेले की खेती जो होती है पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च से लेकर जून तक इसकी खेती करते भी। सीड रेट आता है नेक्स्ट यानी कि बीज दर। अब करेले के लिए बीज दर कितना लगेगा, अगर हम खरीफ की ऋतु ले रहे हैं करेले की खेती अगर हम खरीफ में कर रहे हैं तो 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो लगेगा बीज, और जायद में कर रहे हैं तो 7 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और सामान्यतः नॉर्मल ऐसे ही कर रहे हैं तो 6 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपका करेला की बीज दर लगेगी। ठीक, अब बात आती है सोइंग मेथड यानी कि बुआई की विधि। तो कैसे हम इसकी बुआई करते हैं, तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो होती है 1.0 से लेकर 1.5 मीटर यानी 1 से 1.5 मीटर की जो कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी होगी, और पौध से पौध की दूरी जो होगी 60 से 90 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको भी जो है थाले में अक्सर बोते हैं। चलिए देखते हैं नोट क्या लिखा है यहाँ पे। एक स्थान पर 3 से बीज बोते हैं, 3 से 4 बीज होते हैं, यानी कि जहाँ पे करेला बोएंगे हम वहां पे 3 से 4 बीज एक साथ बुआई करेंगे। ठीक है, बाद में केवल 2 स्वस्थ पौधे रहने दें, और जब 3-4 पौधे लगाए रहेंगे आप तो उसमें से कभी कभी होगा कि एक आध बीज ना जमे, मान लीजिए चारों एक साथ जम जा रहे हैं तो जो आपको स्वस्थ पौधा लगे 2 पौधे स्वस्थ जो होंगे उनको आप रहने देंगे, शेष आप 3 लगाए हैं तो 1 और 4 लगाए हैं तो 2 पौधे आपको निखार के फेंक देने हैं। ठीक है, बुआई के 24 घंटे पहले बीज को भिगा देना चाहिए, यानी कि जब हमें करेले की खेती करनी है उसके 24 घंटे पहले बीज को हमें भिगा देना है, क्योंकि करेले का जो बीज होता है वो सख्त यानी कठोर होता है, और फिर उसमें नमी जब अच्छे से करेला भीग जाएगा तो जो अंकुरण कैपेसिटी है, अंकुरण क्षमता है वो बढ़ जाएगी, आसानी से फिर अंकुरण हो जाएगा, नहीं तो टाइम लेगा। ठीक है, अब बात आती है इरिगेशन यानी कि सिंचाई की बात करते हैं। तो गर्मियों में जो है 6 से 7 दिन के यानी हर हफ्ता आपको सिंचाई करनी है। और बात वर्षा ऋतु की करते हैं, तो वर्षा ऋतु में अगर मान लो बारिश नहीं हो रही है तो आपको जो है क्या करना है, सिंचाई कर देनी है। अदरवाइज जब बारिश बीच बीच में हो रही तो कोई जरूरत नहीं, यानी कि इसमें लिखा है आवश्यकता अनुसार। वही आवश्यकता अनुसार का मतलब है जब आपको आवश्यकता लगे कि हाँ करेले की फसल सूख रही है हमारी, बारिश नहीं हो रही है, तो आपको सिंचाई कर देनी है। ठीक है, अब बात आती है वीड कंट्रोल की, यानी कि खरपतवार नियंत्रण। तो इसमें क्या है, जब खरपतवार दिखाई दे तो थानों को क्या करना है, साफ कर देना है। करेले की खेती में क्या करना है आपको, जब भी आपको खरपतवार दिखे, मतलब कि करेले खेती को आपको खरपतवार रहित रखना है, साफ सुथरा रखना है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में 3 से 4 बुआई की आवश्यकता पड़ती है,
क्योंकि गर्मियों में खरपतवार जल्दी जल्दी पनपते हैं, उगते हैं, ठीक है। तो आपको 3 से 4 बार आपको जरूरत पड़ेगी, आपको निराई गुड़ाई कर देनी है, ठीक। और जब करेले की लताएं फैल जाए तो निराई गुड़ाई बंद कर देना चाहिए। यानी कि जब करेला की पौधे बड़े हो जाएं, वो जमीन पे ही रहते हैं या फिर आप किसी छप्पर पर करते हैं, ठीक। मान लीजिए जमीन पे है तो आपकी इसकी लताएं जब बढ़ गई हैं तो आपको बिल्कुल टच नहीं, निराई गुड़ाई नहीं करना है, नहीं तो क्या होगी, पेड़ कटने के डर रहेंगे, फूल होंगे तो फूल झड़ेंगे, ठीक है। और वो ऑटोमेटिक खरपतवार को पनपने भी नहीं देगा, क्योंकि वो नीचे से नीचे जकड़ लेगा और ऊपर वो खरपतवार उगने नहीं पाएगा। चलिए बात आती है इसमें रासायनिक उपचार की। मान लीजिए आपकी निराई गुड़ाई करने से भी खरपतवार नहीं जा रहे हैं तो आपको दवा डालनी है। कब डालनी है? अंकुरण से पहले, यानी कि बुआई के बाद और अंकुरण से पहले एलाक्लोर या ब्यूटाक्लोर ये दवा है आपकी, कितनी लगेगी? 2 किलोग्राम सक्रिय अवयव का छिड़काव यानी स्प्रे कर देना है, ठीक। बुआई के बाद और अंकुरण से पहले 2 किलोग्राम एलाक्लोर या ब्यूटाक्लोर को जो है आपको फसल पे स्प्रे करा देना है, ठीक। अब बात आती है पादप नियंत्रक का उपयोग, यानी कि पादप नियंत्रक ऐसी चीज है, अगर इसका हम यूज करते हैं करेले की फसल पे तो करेला जो है हमारा ज्यादा से ज्यादा होगा और प्रोडक्शन से हमें लाभ ज्यादा मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। करेले की भरपूर उपज यानी कि ज्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए पादप नियंत्रण का उपयोग अति आवश्यक है। यानी कि अगर हमें करेले की खेती से ज्यादा लाभ लेना है, ज्यादा प्रोडक्शन लेना है, जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा तभी ज्यादा लाभ प्राप्त होगा आपको, तो उसके लिए क्या करना है, हमें पादप नियंत्रण का उपयोग करना अति आवश्यक है। तो पादप नियंत्रण होता क्या है, इसका नाम देखते हैं। देखिए, हाँ, इसके प्रयोग करने से मादा फूलों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिससे उपज बढ़ जाती है। हाँ, पादप नियंत्रक ऐसी चीज है, अगर हम उसको यूज करते हैं तो क्या होगा, जो मादा फूल होंगे ना उनकी संख्या बढ़ जाएगी। जब मादा फूल की संख्या बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक प्रोडक्शन बढ़ेगा। भाई जब फूल होंगे तभी फल होंगे। जब फूल ज्यादा से ज्यादा होंगे, किसके यूज प्रयोग करने से, वो है पादप नियंत्रक के उपयोग से ज्यादा फूल होंगे। तो जब ज्यादा फूल होंगे तो प्रोडक्शन भी हमारा ज्यादा ही होगा, ठीक। तो आइए देखते हैं कब हमें कौन सा पादप यूज का नाम क्या है और हमें कब यूज करना है। जब 2 पत्ती, क्या लिखा है, 2 पत्तियों के रहने पर हमें कौन सा पादप नियंत्रक यूज करना है, कितना यूज करना है देखते हैं। इथरल 250 ppm। इथरल क्या होता है, पादप नियंत्रक होता है, और कितना, 250 ppm का 7 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करेंगे। यानी कि जब 2 पत्ती आपकी करेले की फसल में रहे तो जो इथरल लेंगे 250 ppm इथरल लेंगे और इसको 7 दिन के अंतराल पर 2 बार आप स्प्रे करना है, जिससे मादा फूलों की संख्या में ग्रोथ देखने को मिलेगी। यदि 4 पत्ती हो गई क्रॉप में, यानी फसल पे 4 पत्ती हो गई, तो आपको क्या करना है, साइकोसिल 250 ppm, यानी ये भी जो है क्या होता है, पादप नियंत्रक है ये, क्या नाम है इसका, साइकोसिल 250 ppm को 50 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से स्प्रे करना है। कहने का मतलब है जब 2 पत्ती रहेगी तो आपको इथरल 250 ppm का छिड़काव 7 दिन यानी हफ्ते में 2 बार कर देना है। अगर फसल में 4 पत्ती हो गई है तो साइकोसिल 250 ppm लेना है और 50 लीटर पानी में घोलकर आपको प्रति हेक्टेयर की दर से आपको स्प्रे कर देना है, ठीक है, ठीक। आइए फिर से रिपीट करते हैं क्या क्या पढ़े हम। बॉटनिकल नेम पहला था, इसका बॉटनिकल नेम होता है मोमोडिका चेरेंसिया और फैमिली होती है कुकुरबिटेसी और क्रोमोसोम नंबर होता है 2n=22। अब बात करते हैं ओरिजिन की, तो इसका उत्पत्ति स्थान, जन्म स्थान जो है अफ्रीका और चाइना माना जाता है। और इसमें जो होता है पोषक तत्व जो पाए जाते हैं, नमी, प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, रेशा, कार्बोहाइड्रेट्स, अदर कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, लोहा, विटामिन सी, विटामिन ई। छोटा करेला, बड़ा करेला, यानी बड़ा का कहने का मतलब लंबा करेला जो होता है, करेले 2 प्रकार के होते हैं, छोटे और लंबे करेले होते हैं। तो वो उनमें क्या नमी जो भी है पोषक पाए जाते हैं वो कितनी मात्रा में पाए जाते हैं और अलग अलग छोटे में और लंबे में कितने कितने पाए जाते हैं समझ सारणी में क्रमबद्ध तरीके से लिख दिया है। अब आते हैं बात करते हैं क्लाइमेट की, यानी कि जलवायु की। तो करेले की फसल की आपकी जलवायु कैसी होगी, नम एवं गर्म दोनों चाहिए होगी। और मृदा आपकी कैसी, वैसे तो करेले की खेती हम सभी प्रकार की मृदाओं में कर सकते हैं। करेले की फसल जो होती है आप सभी प्रकार की मृदाओं में ले सकते हैं, लेकिन अगर उचित जल निकास वाली बलुई मृदा मिल जाएगी आपको तो वो ज्यादा अच्छी मानी जाती है इसके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं पीएच की, तो 6.5 से 7.0 इसका पीएच मान अच्छा माना जाता है। अब आती है बात इम्प्रूव वैरायटी की, यानी कि उन्नतशील प्रजाति की। तो इसमें है प्रिया, पूषा दो मौसमी, कल्याणपुर बारहमासी, CO1,
कोयम्बटूर लौंग, पूसा शंकर वन, बारामासी, फैजाबादी बारामासी, कल्याणपुर सोना और पूसा विशेष, ये सारी क्या है आपकी उन्नतशील प्रजातियां हैं, वैरायटीज हैं। अब फर्टिलाइजर, मैनर्स ऑफ फर्टिलाइजर की बात करते हैं, यानी कि खाद एवं उर्वरक की। तो FYM यानी कि गोबर की खाद, FYM का फुल फॉर्म होगा फार्म यार्ड मैन्योर। क्या होगा? फार्म यार्ड मैन्योर, इसको बोलते हैं हिंदी में गोबर की खाद, ठीक। और शॉर्ट नेम FYM। तो कितनी चाहिए करेले की खेती के लिए हमें गोबर की खाद? तो वो चाहिए 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर के लिए 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद चाहिए होगी। अब बात करते हैं NPK की। N बोले तो नाइट्रोजन, P बोले तो फास्फोरस, K बोले तो पोटास। यानी कि नाइट्रोजन की जो मात्रा होगी वो होगी 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस की जो मात्रा होगी वो होगी 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और वहीं पोटास की जो मात्रा होगी वो 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यानी कि NPK 40:30:30 की मात्रा हमें करेले की फसल के लिए चाहिए होगी। अब नेक्स्ट आती है बात सोइंग टाइम की। तो इसकी खेती हम अगर गर्मी की कर रहे हैं तो कब करेंगे? फरवरी से मार्च में करेंगे, तब हमारी गर्मी में इसकी फसल तैयार मिलेगी, ठीक है। इसकी तुड़ाई हमारी गर्मी में होगी। और वर्षा ऋतु की बात करें तो जून टू जुलाई में इसकी खेती करेंगे, जब वर्षा ऋतु में हमारी तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्र की। तो पहाड़ी क्षेत्र में जो करते हैं खेती करेले की, वो मार्च से जून में करते हैं, मार्च से लेकर जून तक हम इसकी खेती करते हैं। अब बात आती है सीड रेट की, यानी कि बीज दर। करेले की खेती के लिए आपकी प्रति हेक्टेयर में कितना बीज लगेगा उसकी बात करते हैं। तो अगर हम खरीफ फसल ले रहे हैं तो 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और जायद ले रहे हैं तो 7 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं नॉर्मल तरीके से अगर बीज देखा जाए तो आपका 6 से 7 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर लगेगा। बात है कि ये खरीफ जायद लगभग नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो 6 से 7, वही यहाँ पे 5 से 6, 7 से 8 है। बस वही बात है कि 7 से 8 या 6 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नॉर्मली लगता ही है इसका बीज, ठीक है। बात आती है सोइंग मेथड, यानी कि बुआई का तरीका कैसे है। करेले की खेती मैक्सिमम ज्यादातर हम उसको क्या थाली में करते हैं, और जो इसकी पंक्ति से पंक्ति दूरी होगी वो 1 से 1.5 मीटर होनी चाहिए, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, और वहीं पौध से पौध की दूरी जो होगी 60 से 90 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब बात देखिए, इसमें एक नोट मैंने दिया है, इसमें लिखा है एक स्थान पर 3 से 4 बीज को बोते हैं। क्या करते हैं? एक स्थान पर 3 से 4 बीज को बोते हैं। वो भी जब पौधा उग आए तो केवल जो 2 स्वस्थ पौधे होंगे उनको ही रहने दें, अदरवाइज जो अगर 4 बोए हैं तो 2 पौधे निकाल कर बाहर कर दें, 3 बोए हैं तो 1 पौधे निकाल कर बाहर कर दें, 2 स्वस्थ पौधे ही थाली में रहने दें, ठीक है। और बुआई के 24 घंटे पहले आपको क्या करना है? करेले के बीज को आपको भिगा देना है, जिससे वो अच्छे से फूल जाए और जर्मिनेशन पावर कैपेसिटी जल्दी से हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। क्योंकि करेले का बीज बहुत सख्त और कठोर होता है, ठीक है, टाइम लगेगा फिर अंकुरण होने में, अगर हम डायरेक्ट बुआई कर देते हैं तो बिना भिगाए, ठीक। अब बात आती है नेक्स्ट इरिगेशन, यानी कि सिंचाई की बात करते हैं। तो गर्मी में जो होता है हर हफ्ते आपको सिंचाई कर देनी है। और वहीं वर्षा ऋतु की बात करें तो अगर आपकी बारिश नहीं हो रही है, लग रहा है कि फसल सूख रही है, तो आपको आवश्यकता अनुसार आपको सिंचाई करनी है करेले की फसल के लिए, अदरवाइज बारिश में आपको करेले की सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है वेजिटेटिव कंट्रोल, यानी कि खरपतवार नियंत्रण की। तो खरपतवार नियंत्रण में क्या है कि करेले की फसल को आपको जो है साफ सुथरा रखना है, और जो है गर्मियों में 3 से 4 निराई गुड़ाई की आपकी आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। और ध्यान रहे, जब करेले की लताएं फैल जाए तब हमें निराई गुड़ाई बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि तब पेड़ कटने के डर होंगे और जो है फूल झड़ने के भी डर, ठीक है। और रासायनिक उपचार, यानी कि हम अगर निराई गुड़ाई करके थक गए फिर भी हम इससे निजात नहीं पा रहे हैं, खरपतवार से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, तो हमें एक दवा डालनी है। वो दवा है एलाक्लोर होगी या ब्यूटाक्लोर। कितनी चाहिए? 200 किलोग्राम जो है आपको इसका स्प्रे कर देना है करेले की फसल में, ठीक है। अब बात करते हैं हम पादप नियंत्रण। पादप नियंत्रण एक ऐसी चीज है जिसके उपयोग करने से करेले में जो मादा फूल होंगे ना, उनकी क्या होगी? वृद्धि होगी। उनकी वृद्धि करने होने से क्या होगा? उपज बढ़ेगी। जब उपज बढ़ेगी तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा होगा तो कमाई हमारी ज्यादा होगी, लाभ हमें अधिक प्राप्त होगा। इसलिए पादप नियंत्रण का प्रयोग हमें करना अति आवश्यक है, क्योंकि जब पादप नियंत्रण के उपयोग करने से हमारी बढ़वार हो रही है, पैदावार बढ़ रही है, तो हम क्यों ना करें, ठीक। अब देखते हैं कौन सी पादप नियंत्रण, क्या नाम है उसका और कब डालना है, कितनी मात्रा में डालना है,
ठीक है, देखते हैं। अगर मान लीजिए, देखिए यहाँ पे लिखा है 2 पत्तियों के रहने पर, यानी कि 2 पत्ती अगर है आपका तो इथेनॉल लेंगे। पादप नियंत्रक का नाम क्या है? इथेनॉल। वो भी कितना? 250 ppm। और 1 हफ्ते में आपको फसल पर 2 बार स्प्रे करा देना है। यदि 4 पत्ती फसल पर हो गई तो क्या करेंगे? साइकोसिल 250 ppm को हमें क्या करना है? 50 लीटर पानी में स्प्रे करा देना है। ठीक है, ये हो गया पादप नियंत्रण। कैसे यूज करना है और कब यूज करना है, कितनी मात्रा में यूज करना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे क्या है इसके आगे। देखिए नेक्स्ट आता है टू सपोर्ट, यानी कि सहारा देना। करेले की फसल को हमें सहारा देना अति आवश्यक है, जिससे क्या होगा? हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है? करेले की खेती को लकड़ी का सहारा देना जरूरी है। लकड़ी का सहारा देना जरूरी है, नहीं कि लकड़ी का सहारा कैसे देंगे? हम एक जैसे छप्पर बनाया जाता है वैसे छप्पर टाइप का नुमा बना देंगे और उसमें हम करेले की लताएं को चढ़ा देंगे, इससे करेले की फसल उसी के ऊपर हो। ठीक है, देखिए लिखा है करेले की खेती को लकड़ी का सहारा देना जरूरी है ताकि फल जमीन के संपर्क में ना आए। जब छप्पर पे होगा तो फल ऑटोमेटिक जमीन पर नहीं आएगा। जमीन पर रहने का नुकसान क्या है कि कभी कभी क्या होता है, पानी ज्यादा लगने से वहां पे फल खराब हो जाता है। ठीक है, और हमें तोड़ने में भी असुविधा होती है। लताएं को नीचे ढका रहता है और हमें करेला दिखता नहीं है और वो फल जो होता है पककर बेकार हो जाता है या सड़ जाता है। ठीक है, हम जान नहीं पाते। ताकि फल जमीन के संपर्क में आए, लकड़ी का सहारा देने से पैदावार भी बढ़ती है और जो होता है पैदावार भी बढ़ती है, फल फूल ज्यादा लगते हैं और करेले का आकार और रंग भी अच्छा होता है। छप्पर पे होगा, बांस की लकड़ी के सहारे पे होगा तो उसका जो कलर होगा और रंग होगा, मतलब कलर रंग एक ही चीज है और आकार अच्छा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इंसेक्ट कंट्रोल। जैसे सभी फसलों में कीट लगते हैं वैसे करेले में भी कीट लगते हैं। इसके पहले भी हम इस कीट के बारे में बात कर चुके हैं, कितने कीट लगते हैं, फिर भी दोबारा हम देखते हैं। रेड पंपकिन बीटल, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में ललड़ी। ठीक है, ये लाल रंग का होता है और क्या करता है? पत्तियों के बीच के भाग को खाता है। यह कीट लाल रंग का होता है, यह पत्तियों के बीच के भाग को खाता है, जिससे पत्तियां छलनी जैसी दिखाई देती हैं। पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये कीट कैसे होता है? लाल रंग का होता है और क्या करता है? ये पत्तियों के बीच के भाग को खाता है, जिससे पत्तियां छलनी नुमा दिखाई देने लगती हैं। जब पत्तियां छलनी नुमा दिखाई पड़ेंगी, पत्ती हरी रही नहीं जाएगी, तो हमारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होगी वो प्रभावित होगा। ठीक है, अब इसका कंट्रोल कैसे करेंगे? इसके कंट्रोल के लिए हमें क्या करना है? मैलाथियान 0.02% घोल का हमें फसल पर क्या करना है? स्प्रे कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट कीट की बात करते हैं, फ्रूट फ्लाई, यानी जो फल की मक्खी होती वही है। ये क्या करती है? जो फल होते हैं ना उनके जब देखिए क्या लिखा है, इसका आकार घरेलू मक्खी की तरह होता है। ये जो कीट होते हैं फल मक्खी, ये बिल्कुल घर में जैसे मक्खियां घूमती रहती हैं उसी की तरह होती हैं। यह फलों में छिद्र करके प्रवेश कर जाती हैं और फूलों की गिरदों से अपना आहार प्राप्त करते हैं। कीट ग्रसित फल सड़ जाते हैं। हाँ देखिए, ये जो कीट होते हैं कैसे होते हैं? मक्खी, जो घरेलू मक्खी होती है उसकी तरह से होते हैं और ये क्या करते हैं? फलों के अंदर घुस जाते हैं और फलों से जो गूदे होते हैं फलों के अंदर, उसी से अपना आहार प्राप्त करते हैं। उसके कारण जो फल होते हैं वो सड़ जाते हैं और सड़कर गिरने लगते हैं। जब फल सड़कर गिरने लगेंगे या सड़ जाएंगे, फिर क्या होगा? हमारा उपज प्रभावित होगा, प्रोडक्शन कम होगा, तो हमारा नुकसान होगा। ठीक है, अब इसके कंट्रोल के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो भी फल रोग ग्रसित हैं उसको क्या करना है? तोड़कर हमें फेंक देना है या नष्ट कर देना है। ठीक है, जिससे उनमें जो कीट हैं, उनके जो लार्वा हैं फलों के अंदर, वो बिल्कुल मर जाए, दोबारा दूसरे फल को नुकसान ना पहुंचाने पाए। दूसरा जो दवा है वो क्या है? वही मैलाथियान 0.02% का घोल का स्प्रे कर देना है हमारी फसलों पर। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एफिड, जिसको हम बोलते हैं माहू। यह बहुत खतरनाक कीट होता है। माहू या एफिड या चैपा जो होता है, ये बहुत खतरनाक होता है। ये छोटे छोटे हरे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? बिल्कुल छोटे छोटे हरे रंग के होते हैं और ये पूरे पौधों को कवर कर लेते हैं। उस कवर करके क्या करते हैं? पौधे के जो कोमल भाग होते हैं उनका रस चूस के पौधे को एकदम कमजोर बना देते हैं और पौधा बिल्कुल सूखकर गिरने लगता है, गिर जाता है, मर जाता है, जिससे हमारा प्रोडक्शन प्रभावित होता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है?
ये अत्यंत छोटे छोटे हरे रंग के कीट होते हैं जो पौधों के कोमल भागों को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। यह इन कीटों की संख्या में वृद्धि तीव्र गति से होती है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधे धीरे धीरे सूखकर मरने लगते हैं। और हाँ, इनके जो संख्या है बहुत तेजी से बढ़ती है। ये ज्यादातर जब बादल होता है ना तब ज्यादा इनका आक्रमण फैलता है। ठीक है। कंट्रोल के लिए क्या करेंगे, हमें उचित फसल चक्र अपनाना है और जो दवा है वो मेटासिस्टाक्स 0.02% का स्प्रे करना है हमारी फसलों पर। ठीक है, जिससे इसका कंट्रोल देखा जा सकता है, पाया गया है। ठीक। अब बात आती है रोग नियंत्रण यानी कि डिजीज कंट्रोल की। तो इसमें सबसे पहले आता है पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है, चूर्णी फफूंदी रोग जो होता है इसको बोलते हैं। अब इस क्या है, यह रोग किसके कारण होता है देखिएगा, यह रोग एरिसाइफी सिकोरेसिएरम के नामक फफूंद के कारण होता है। ठीक, ये रोग जो होता है किसके कारण होता है, एरिसाइफी सिकोरेसिएरम की फफूंद के कारण होता है। इससे नुकसान क्या होता है, जो पौधे की पुरानी पत्ती होती है, ये पत्ती हो गई मान लो, अब इसकी जो निचली सतह होगी ना, यहाँ पे 2-4 धब्बे पहले स्टार्ट होंगे, सफेद रंग के दिखाई पड़ेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, इस धब्बे के जो होंगे ना आकार और संख्या में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होगी और एक टाइम ऐसा आएगा ना कि जो पूरे पौधे की पत्ती है नीचे से तो स्टार्ट हुई है लेकिन पूरे पत्ती को कवर कर लेगी, यानी पूरी पत्ती सफेद रंग की दिखाई देने लगेगी। ठीक है, सफेद चोण की तरफ देखिए क्या लिखा है, सफेद धब्बे उभर आते। देखिए यह रोग इसके कारण होता है, इसमें पौधे की पुरानी पत्तियों की निचली सतह पर सफेद धब्बे उभर आते हैं, धीरे धीरे पूरी पत्तियां सफेद हो जाती हैं। इसके कारण पत्तियों की सामान्य वृद्धि रुक जाती है और पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं और पौधा मर जाता है। अब इसका कंट्रोल हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसका कंट्रोल हम जो है केराथेन 0.03% का हमें छिड़काव करना है सप्ताह में एक बार। ठीक है, यानी कि साप्ताहिक छिड़काव करना है। किस दवा का क्या नाम है, केराथेन 0.03%। ठीक है। अब आता है डाउनी मिल्ड्यू, इसको बोलते हैं मृदा अवस्था रोग। ठीक है, अब क्या है, यह रोग किसके कारण होता है, देखिए यह फफूंद है भी किसके कारण होता है, पेरोनोस्पोरा क्यूबेंसिस फफूंद के कारण यह रोग होता है। अब इससे क्या होता है, यह रोग कब होता है, अधिक गर्मी, वर्षा या फिर नमी वाले क्षेत्रों में ज्यादा होता है। रोगग्रस्त पत्तियों के ऊपरी भाग पीले रंग के धब्बे तथा निचले भाग पर बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, पत्ते सूखकर पीले लगते हैं। हाँ, ये रोग कैसे पहचानेंगे कि आपका डाउनी मिल्ड्यू है, तो इसकी सबसे अच्छी पहचान क्या है, जो पौधे की पत्ती होगी ना वो ऊपर से पीले रंग के धब्बे दिखाई देंगे उस पर, और नीचे जो होगा वो बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई पड़ेंगे। तो आप समझ जाइएगा कि डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप बढ़ गया है या आ गया है। कंट्रोल कैसे करेंगे, क्या करेंगे, दवा क्या है, डाइथेन M45 को 0.21% घोल से बना के छिड़काव कर देना हमें फसलों पर, जिससे इसका कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आती है फलों की तुड़ाई की बात करते हैं। तो फल की तुड़ाई समयानुसार करनी है, यानी कि जब फल तोड़ने योग्य होता है, देखिए क्या लिखा, करेले के फलों की तुड़ाई उचित अवस्था में करना बहुत जरूरी है, अन्यथा क्या होगा, फलों की तुड़ाई छोटी और कोमल अवस्था में ही करनी चाहिए। ठीक, आमतौर पर करेले की तुड़ाई 60 से 70 दिन बाद करनी चाहिए, अन्यथा फल पीले रंग के हो जाते हैं। करेले के फलों की तुड़ाई 2 से 3 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए। देखिए क्या है, जब कोमल अवस्था में तोड़ लेंगे तो क्या होगा, फल ठीक रहेगा, अदरवाइज नहीं तोड़ेंगे तो क्या होगा, फल कठोर हो जाएगा, उसमें दाने बड़े बड़े आ जाएंगे, फिर खाने में अच्छा नहीं लगेगा और ये पीले पड़ जाएंगे। ठीक, और करेला बहुत जल्दी पकता भी है। ठीक, इसलिए जब फसल 60-70 दिन की हो जाए तो फल तोड़ने योग्य हो जाती है और उसे कोमल अवस्था में ही तोड़ लेना है, छोटी और कोमल अवस्था में। और करेले की तुड़ाई होगी ये 2 से 3 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए आपको। ठीक है। अब बात आती है लास्ट उपज यानी यील्ड जिसको बोलते हैं। गर्मी की फसल जो होगी उसमें 80 से 100 किलोग्राम प्रति 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन होगा, और जो बारिश में जो होगी वर्षा ऋतु में वो 100 से 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ये प्रोडक्शन होगा। ठीक है, फिर से दोहराते हैं। देखिए, तो सपोर्ट यानी कि सहारा देना, करेले की फसल का सहारा देंगे तो अच्छे से होगा, मैंने बताया। अब आती है कंट्रोल की, पहला था रेड पंपकिन बीटल, दूसरा था आपका फ्रूट फ्लाई, तीसरा एफिड, और रोग की बात करते हैं पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू और
फलों की तुड़ाई है, यील्ड है, ये सारी चीजें बात हो गई इस पे। चलिए आज हमारा इतना ही, ये करेले खेती हमारी समाप्त होती है। आज की क्लास इतनी। थैंक यू क्लास।